सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। लगभग 15 दिन से मैं आपसे दूर रहा और उसकी वजह थी कि मैं काफ़ी बीमार था। इस दौरान फ़ीवर, नज़ला ज़ुकाम से पीड़ित थे। हालांकि अब आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। इसी वजह से एक बार फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबर के साथ। मौजूदा समय बीते 72 घंटे से जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदला है, उसने सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों और किसानों को। आम जनजीवन तो वैसे ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर रह गया है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में जिस प्रकार से तूफ़ानी बारिश पिछले 72 घंटे से हो रही है, इस तूफ़ानी बारिश ने अब तक लगभग 200 लोगों की जान ले लिया, जबकि सैकड़ों घर तबाह हो गए, गिर गए, धराशायी हो गए और लगभग 300 से 350 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। जो तूफ़ानी बारिश है, इसको लेकर सरकार भी तत्काल सक्रिय हो गई। हाई अलर्ट घोषित किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए स्कूल कॉलेजों को भी 17 और 18 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया, ताकि इस तूफ़ानी बारिश का जो मौसम में बदलाव एकदम से आ गया, इसका छात्र छात्राओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जो स्थानीय प्रशासन है वो जहाँ भी जो भी नुकसान हो रहा है तत्काल राहत एवं बचाव का कार्य करे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाए और जिसका नुकसान हो रहा है उसको सुविधाएं प्रदान करे। शासन ने तमाम दिशा निर्देश तो इस संबंध जारी कर दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस दिशा निर्देश का 100% पालन उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में होता नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो बीते 72 घंटे में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो कच्चे घर में रह रहे हैं, छप्परनुमा घरों में रह रहे हैं, उनके घर धराशायी हो गए और उसके मलबे के नीचे दबकर लोगों की जान चली गई। बात करें अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर जनपद में ही 72 घंटे में 2 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए और 3 दर्जन से अधिक घर इन 72 घंटों में धराशायी हो गए,
जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिर पड़े, विद्युत खंभे गिर पड़े, तार टूट कर गिर गए। नतीजा ये हुआ कि समूचा ज़िला पूरी तरह से तबाही की चपेट में आ गया और ये तूफ़ानी बारिश ने सिर्फ अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर अन्य ज़्यादातर ज़िलों में जमकर कहर बरपाया है। जगह जगह जो सड़कें थीं वो जलाशय में तब्दील हो गईं और उनसे होकर लोगों को आवागमन करने में व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई और इन 72 घंटों में बमुश्किल लोगों को 8 से 10 घंटे की ही विद्युत आपूर्ति मिल सकी। नतीजा यह रहा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ा, मुश्किलों से गुजरना पड़ा। जो अव्यवस्था फैली इस दौरान उसका भी हम जिक्र ज़रूर करेंगे आपके साथ कि जिस प्रकार से शासन ने दिशा निर्देश जारी किया था प्रशासन को कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जिस जगह पे भी नुकसान हो रहा है, तबाही आ रही है, वहाँ पे वो राहत एवं बचाव का कार्य करे। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज़्यादातर जिम्मेदार ने मुंह मोड़े रखा और घटना स्थल पर काफ़ी समय के बाद लोग ये जिम्मेदार वहाँ पर पहुँच सके। इसके अलावा कई स्थानों पर लोगों ने जलभराव को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि उस धरना प्रदर्शन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, जिम्मेदार नहीं जागे, सिर्फ स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन को समाप्त कराया, समझा बुझा कर समाप्त कराया। ये अलग बात है कि जो समस्या थी जलभराव की उन ग्रामीण क्षेत्रों में, वो समस्या लगातार बरकरार रही। शहरी क्षेत्र की बात छोड़ा जाए, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए इस 72 घंटे की जो तूफ़ानी बारिश है वो ग्रामीण क्षेत्र में से। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में अफरा तफरी का आलम रहा, लोग परेशान हाल रहे, घर गिरते रहे, छप्परें गिरते रहें, टीन शेड उड़ते रहे और लोग परेशानी में जूझते रहे। लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं किया। नतीजा ये रहा कि इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतने को मजबूर होना पड़ा। ये ज़रूर है कि शासन ने इसे लेकर तमाम प्रकार के दिशा निर्देश ज़रूर जारी किया, लेकिन उन दिशा निर्देशों का पूरी तरह से अच्छे तरीके से पालन होता नज़र नहीं आया। लखनऊ की बातें किया जाए तो लखनऊ की ज़्यादातर सड़कें जलभराव की समस्या से जूझती रहीं, जलमग्न रहीं, ज़्यादातर सड़कें जलाशय में तब्दील हो गईं। इसके अलावा भी कई अन्य ज़िलों के जो प्रमुख मार्ग थे वो जलाशय में तब्दील हो गए, चूँकि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इन जलाशय में तब्दील हो जाने के कारण लोगों को आवागमन में व्यापक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा जो एक केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो योजना है वो है आवासीय योजना, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना, इन योजनाओं का किस हद तक लोगों को इसका लाभ मिला, इसका भी अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए कि ज़्यादातर जो घर गिरे हैं वो कच्चे घर गिरे और इनमें से तमाम ऐसे थे जिनका कहना था कि उन्होंने आवास के लिए कई बार आवेदन किया लेकिन उनको आवास का लाभ नहीं मिला। अब जबकि उनका घर धराशायी हो चुका है, हज़ारों रुपए का उनका नुकसान हो चुका है, अब प्रशासन जगा और उसने आश्वासन दिया है कि हाँ, उनको आवासीय योजना का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। अब आने वाले समय में कितना उनको इस योजना का, इस महत्वपूर्ण योजना का पालन उनका लाभ मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब यहाँ पे दोष देना कि केंद्र और प्रदेश सरकार का दोष है कि यहाँ योजना का लाभ नहीं दे रहा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार तो इस महत्वपूर्ण योजना का संचालन सुचारू रूप से कर ही रहा है। जो स्थानीय प्रशासन है ये इसकी सबसे बड़ी लापरवाही है कि उसका समुचित लाभ पात्रों को नहीं दे पा रहा, बल्कि तमाम अपात्र भी ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ मिल रहा है। बहरहाल अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे समूचे देश में उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया, उनकी दीर्घायु की कामना की गई, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। इसके अलावा समूचे देश में विश्वकर्मा पूजा, जो कि सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है, उनकी विशेष पूजा अर्चना समूचे देश में हुई और ख़राब मौसम के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह विविध प्रकार के आयोजन हुए और इन आयोजन में उनको विशेष प्रकार की पूजा अर्चना किया गया, प्रसाद का वितरण किया गया। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए
जो भंडारे का आयोजन था वो इस बार नहीं किया गया। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। सबसे बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, जहाँ पे तालिबान हुकूमत बन चुकी है और तालिबानियों ने फरमान, विभिन्न प्रकार के फरमान उन्होंने जारी करना प्रारंभ कर दिया है। जो डर था, जो भय था, जो आशंका थी लोगों के दिलों में कि तालिबान की हुकूमत बनने के साथ ही वहाँ की महिलाओं को जो उत्पीड़न है उस उत्पीड़न में वृद्धि होगी और जो महिलाओं का अधिकार है उसका हनन होगा, और इसमें से कुछ हद तक वो आशंकाएँ सच भी साबित हो रही हैं, क्योंकि तालिबान हुकूमत बनने के साथ ही फरमान जारी कर दिया गया कि महिलाएं पुरुष के साथ कार्य नहीं कर सकती हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि जिस कार्यालय में पुरुष कार्य कर रहे होंगे वहाँ पे महिलाएं कार्य नहीं कर पाएंगी। इसका विरोध जगह जगह महिलाएं कर भी रही हैं, लेकिन उस विरोध का तालिबानियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालांकि भारत ने कड़ा विरोध भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान सरकार को मान्यता भी अभी नहीं दिया है, और साथ ही साथ चिंता व्यक्त की है कि जिस प्रकार से तालिबान हुकूमत आई है और जिस तरीके से आई है तख्ता पलट करने के पश्चात, और जो तरह तरह के फरमान जारी कर रहे हैं वो अत्यंत चिंताजनक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर अभी नहीं उठाया तो हो सकता है आने वाले समय में इसका खामियाजा भी कुछ देशों को भुगतना पड़े। बहरहाल तो दोस्तों, अभी हम चूँकि बहुत ज़्यादा आपके सामने खबरों को लेकर नहीं आ सकते क्योंकि काफ़ी वीकनेस है, इसलिए इन्हीं खबरों के साथ हम आज का ये बुलेटिन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हम फ्राइडे को आपसे हमने जो वादा किया था कि धार्मिक स्थलों का और ऐतिहासिक इमारतों का दर्शन कराएंगे, किसी वजह से नहीं करा सके थे, लेकिन अगले फ्राइडे से आपको हम एक बार फिर से ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों का उसका दर्शन कराएंगे, उसकी ज़ियारत कराएंगे। आप लोग उसे देखिएगा और ज़रूर ज़ियारत भी कीजिएगा और दर्शन भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कई मिनट का है।